जितनी भी बंदिशें थी हमारे खिलाफ 13 पीडीएम की जमातों का इत्तेहाद था, हमारे खिलाफ बहुत सारी नामालूम जराए भी थे, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी था, मीडिया पे कदगन थी, मीडिया के ऊपर कदगन थी, सहाफियों के ऊपर कदगन थी और एक बंदिश थी। ना किसी ब्यूरोक्रेट को प्रॉपर सजा मिली, ना किसी फौजी जर्नल को सजा मिली, ना ही प्रॉपर, मैं एक बात कर रहा हूँ, ना किसी सियासतदान को सजा मिली। कहते हैं जी साबित करें। फारिग पट्टी के बारे में मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और वो आपकी बात को बता दे। बिल्कुल ठीक है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया है पीटीआई ने, आपको लगता है इसमें से कुछ निकलेगा सर? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक जानिब पेशियों पर पेशियां हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और उन्होंने आड़े हाथों लिया है सियासतदानों को, इस फाशिस्ट रजीम को। बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों के नाम ले लेकर कहा कि उन्हें बरहना किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, सियासतदानों को नहीं छोड़ा गया। यह भी उन्होंने कहा कि हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें लाखों की तादाद में नौजवान शिरकत करेंगे। लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, अब ये फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुका है। एक जानिब ये वाली चीज़ें चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ सेनेटर्स ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और उन्होंने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया। इससे पहले नैब तरामीम केस में पीटीआई यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में स्पीडी समाअत हो रही है और जो रिमार्क्स आ रहे हैं और अहकामात जारी हो रहे हैं उसके ऊपर बात करना बनती है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल। #द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, आप सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और आज के हमारे तीसरे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब कंवर दिलशाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों ने ज़िमनी इंतख़ाबात में छक्का मारा, खान साहब ने छक्का मारा, सियासी छक्का, वो तो अपनी जगह पर है। जब आप पब्लिक में जाती हैं तो क्या इम्पैक्ट है उसका? जी जमील, देखिए अल्लाह का बहुत शुक्र है और पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी मोहब्बत से इमरान खान साहब जो हैं उनके बयानिए की फ़तह हो रही है। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के तुल अर्ज़ के अंदर इमरान खान के बयानिए के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर। एक तो पाकिस्तानी आवाम खुददार है, पाकिस्तानी आवाम अपनी सालमियत की बका की जंग लड़ना जानते हैं और उनका ये यकीन कामिल है कि जो साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐवान के अंदर हो गया है वो खुददार पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है। खुददार पाकिस्तानी आज़ाद तरीके से अपने मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उसका ज़ामिन मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म इमरान खान है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो बाशऊर हो चुका है, वो पाकिस्तान के सियासी अमूर को समझता है, वो जानता है कि जो इस वक्त के हुक्मरान वक्त है, इम्पोर्टेड हुक्मरान जो बाहर के ममालिक की साजिश से आए हैं, वो अपनी ज़ातियात को पाकिस्तान की आवाम की तरजीहात के ऊपर फ़ौक़ियत देते हैं। अच्छा। और उन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल किया है, उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के साथ कर दिया है, उनको ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आम पाकिस्तानी शहरी की जो कमर है वो टूट गई है। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर जाएं, किसी महल्ले या गली के अंदर जाएं, पाकिस्तान की आवाम सरापा एहतजाज है। बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस की कीमत अदा नहीं कर सकते, गैस ऐसे नहीं आ रही, अब गैस आ नहीं रही, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजने और उनको कपड़े पहनाने या खाना देने के अंदर उनको अब फैसला करना पड़ता है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानती हूँ जो कहते हैं कि अब इतने वसाइल नहीं हैं कि अपने बच्चों को
तालीम जो है वो मुयस्सर कर सकें। तो बहुत ही बुरे हालात हैं आम पाकिस्तानी के, और वो कह रहे हैं कि हमें शफाफ इंतखाबात के जरिए हमें ये हक दे कि हम अपने हकीकी वज़ीर आज़म का इंतखाब कर सकें। तो पाकिस्तान की अवाम आम इंतखाबात चाहते हैं, फैसला कुन मोमेंट है, फैसला कुन रुख है पाकिस्तान के सियासी जो तारीख है उसके अंदर, और ये तयन करेगा कि पाकिस्तान की सिमत क्या है, पाकिस्तान की जमहूरी सिमत क्या है। तो पाकिस्तान की अवाम की मोहब्बत का, उनकी जुर्रत का, उनके जज्बे का, उनकी जो हुब्बुल वतनी है उसको सलाम पेश करना चाहते हैं कि जितनी भी बंदिशें थी, हमारे खिलाफ 13 PDM की जमातों का इत्तेहाद था, हमारे खिलाफ बहुत सारे नामालूम जराए भी थे, हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी था, मीडिया पे कदगन थी, मीडिया के ऊपर कदगन थी, सहाफियों के ऊपर कदगन थी, और एक बंदिश थी, अवाम के ऊपर एक कदगन थी कि आपने अपनी आज़ादी वोट का इजहार नहीं करना। लेकिन अवाम ने कहा कि जो भी कर ले, चाहे ये आदमी ऐवान के अंदर जाए ना जाए, ये तो मेरा हकीकी वजीर आजम है और हम इसके पीछे खड़े हैं। अच्छा, अब मलिका तो ये मुबारक हो आपको और पाकिस्तान की आवाम को। राइट। अच्छा, अब पब्लिक तो कंफ्यूज है ही है। खान साहब ने गवर्नमेंट को भी, 14 जमाती इत्तेहाद को भी कंफ्यूज कर दिया है। क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं? खान साहब बताते नहीं हैं कि फाइनल कॉल कब वो अनाउंस कर रहे हैं और कब होगा लॉन्ग मार्च? ऐसी कंफ्यूजन आपकी पार्टी में भी है? क्योंकि रखते तो अपने पास है, वो पता है। नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च होना है, इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सब जानते हैं, सब इससे बावर हैं कि लॉन्ग मार्च का जो अमल है वो तो इसी महीने आगे बढ़ना है। लेकिन उसकी तारीख और उसका तरीक़ेकार सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म, मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म के पास है, बिकॉज वो जानते हैं कि उनका एक फस्तायत से भरी हुकूमत से सामना है। इस वक्त उनके ऊपर जो सर्वेलेंस का अमर है, गैर कानूनी और गैर आईनी सर्वेलेंस जो साबिक वज़ीर आज़म की हो रही है, उसके ज़रिए हुक्मरान वक्त चाहते हैं कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, वो मालूमात आ जाए जिसके ज़रिए वो इस लॉन्ग मार्च को रोक सकें। वो खुद कौन सा महफूज है? उनके PM ऑफिस से जो कुछ निकला है। बस देखिए जमील, क्या कहूँ कि बड़ा बेतौकीर हुआ पाकिस्तान का अवामी नुमाइंदा। अवामी नुमाइंदे बेतौकीर हो गए इस जमहूरी निज़ाम में। वो अवामी नुमाइंदे और वज़ीर आज़म जिनकी गुफ्तगू भी महफूज नहीं है वज़ीर आज़म हाउस में, कितना बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू महफूज नहीं है, पाकिस्तान के हुक्मरान वक्त, इम्पोर्टेड सही हुक्मरान वक्त तो हैं, उनकी गुफ्तगू महफूज नहीं है, अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी गुफ्तगू महफूज नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने एक सवालिया निशान है कि क्या हमारी हम खुद बड़ा इसका बिल्कुल बहुत बड़ा हज़ीमत का शिकार है, हज़ीमत का शिकार है। लोग हमें तज़हीक की नज़र से तज़हीक करते हैं और कहते हैं कि ये आपका जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू को कोई उठाकर मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर प्ले कर सकता है, बेच रहा है। हैकर्स जो हैं बिडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, डार्क वेब के ऊपर, और डार्क वेब के ऊपर बेच रहे हैं, और इसकी भी तहकीक मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। हम तो इस्तदा कर रहे हैं पाकिस्तान की आला अदालत से, हमने तो पिटिशन जो है उसके अंदर इन ऑडियो लीक्स की ट्रांसक्रिप्ट लगाई है कि आप फैसला कीजिए, तयन कीजिए कि आया ये ऑडियो लीक्स की जो गुफ्तगू है वो दुरुस्त है या नहीं, इसमें कितना डीप फेक की एलिमेंट है, कितना इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, और साथ साथ आप जितने भी पाकिस्तान के आईनी इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनसे सवाल पूछिए कि ये कैसे हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू जो बहुत ही हसास नौयत की थी उसको पाकिस्तान के किसी या बैरून मुल्क किसी हैकर के पास वो चली गई, और अब वो एक अमूमी बात बन गई है। मतलब इसके ऊपर कोई तशवीश का इजहार भी नहीं कर रहा। हमें तशवीश भी नहीं है, इसको महसूस हो रही है, बड़ी कंसर्निंग बात है। कमजोर जमहूरी निज़ाम जो है उसकी अलामत। राइट। अच्छा, आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले के ऊपर आप लोग तो रेफरेंस लेकर चले गए। बिल्कुल। अब खान साहब जो है वो कहते हैं कि उन्हें अब कोई एतराज़ नहीं है। एक TV शो में उन्होंने कह दिया कि अगर ये वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, कोट एंड कोट जो उनके मैं समझ पाया हूँ, अगर आप करेक्ट करना चाहें इसको कर दीजिएगा, वो ये कहते हैं कि ठीक है हम जीत तो रहे हैं ना, इट्स ओके, अगर ये हैं भी तो करवाएं जनरल इलेक्शन, हमें कोई एतराज़ नहीं। क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है तो फिर आप लोग क्यों गए हैं? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। देखिए, एक तो खान साहब मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ देते हैं, उसमें से एक सेक्शन को पिक कर हुकूमत वक्त जो है, हुक्मरान वक्त जो है, उसको उछालने की कोशिश करते हैं। एक तसलसल से बात हुई होगी, उसके बहुत सारे रुख होंगे, लेकिन हमारा जो असूली जिस तरह प्रेसिडेंट का इंटरव्यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया, बिल्कुल, तो ये फेक न्यूज़ की जो अलामत है इस हुक्मरान वक्त इस वक्त के हैं, और ये इस किस्म के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल जो हमारा असूली
मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ ये है कि हमने इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो फ़ाइल की है, उससे हमने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और आवाम के ऊपर जो कर्ज था, उस कर्ज को उतारा है। एक आदमी है जिसकी आइनी तैनाती है, जिसकी ये आइनी जिम्मेदारी है कि उसने आइन के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम के इलेक्शंस के अमल को ईमानदारी से और शफाफियत से आगे बढ़ाना है। एक तसलसल है केसेस का, एक तसलसल है आइनी किरदार से तजावुज़ का जो इलेक्शन कमिश्नर ने अदा किया है। उस तसलसल की मौजूदगी में इलेक्शन कमिश्नर इस ओहदे पे फाइज होने का हक नहीं रखते। ये आईनी हक नहीं रखते, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो है उनके पास। बिल्कुल है। देखिए, और हमने अगर इस्तीफा देना चाहें या फिर आप सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह आप लोग जा रहे हैं, तो हम भी देखिए, हमने हमेशा आईनी तकाज़ों का ख्याल रखा है। पाकिस्तान के आइन के दायरे कार के मुताबिक आर्टिकल 215 के मुताबिक हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस फाइल की, और 2-3 इसकी वजूहात हैं। सबसे अहम वजह जो मेरी नज़र के सामने है वो ये है कि जब पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों की ज़मीर फरोशी का अमल सिंध हाउस में आगे बढ़ रहा था, तो एक आइनी इदारा सो रहा था। पाकिस्तान की आवाम से रापा एहतजाज थे, पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे रो रहे थे, पाकिस्तान की आवाम इस्तदा कर रहे थे कि आइनी इदारा शफाफियत को यकीनी बनाए, लेकिन आइनी इदारे का सरबरा खामोश रहा। ज़मीर बिके, मंडी लगी, अवामी नुमाइंदों ने अपने ज़मीर के ऊपर पैसे लगाए, अवाम के एतमाद को बेचा, लेकिन आईनी इदारा खामोश रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर 123 इस्तीफे दिए। आपने इस्तीफों को कबूल नहीं किया, लेकिन आपने एक पार्टी के साथ मिलकर फिर जो 11 इस्तीफों को कबूल किया है, उसकी क्या कानूनी और आईनी हैसियत है? कौन से आईनी उधर भी पछाड़ दिया। और फिर ऑडियो लीक सामने आई जो इस बात की वजाहत करती हैं कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं उसके आलाए कार हैं। उसके अलावा शफाफ इलेक्शन के लिए आपको याद होगा हमने ऐवान बाला के अंदर, सेनेट के अंदर ओपन बैलेट के लिए एक रेफरेंस फाइल की थी। पाकिस्तान की आला अदालत ने इस्तदा की, इनसे कहा कि आप ये जो चंद 100 बैलेट पेपर्स हैं इसके ऊपर जरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नंबरिंग कर दें। आईनी इदारा जिसने शफाफियत करनी है, जिसने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तकवीत देनी है, पाकिस्तान की आवाम के वोट के तकद्दुस को बहाल करना है, कहता है कि हम तो ये नहीं कर सकते। तो आप बताइए कि जिस चीज़ के लिए आपकी तैनाती हुई थी, अगर आप वो किरदार भी अदा नहीं कर सकते तो आप इस अहम ओहदे पर फाइज भी नहीं रह सकते। और हमारी इस्तदा है पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम जजेस से, अगर आप पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तकवीत देना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो डेडलॉक है ये खत्म हो, तो आपको इस आदमी को इस ओहदे से मुस्ताफी करवाना चाहिए। ये वो आईनी दायरेकार जो हैं इस ओहदा रखने के। What about NA 237 जहां पर जिस तरह डस्का में हुआ था, बिल्कुल वो आप लोगों ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, दोबारा से रीपोल हुआ, तो आपको लगता है कि रीपोल होना चाहिए, रीकाउंटिंग होनी चाहिए? जो हो गया खान साहब 6 तो वैसे जीत गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम हर चीज के ऊपर एक असूली मौक़िफ़ रखते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान के अंदर वफाक की अलामत है, हम पाकिस्तान के अवाम की जमहूरियत के जामिन हैं। हमने हर चीज़ के ऊपर एक असूली मौक़िफ़ लेना, और असूली मौक़िफ़ ये है कि डस्का के अंदर भी आपकी जानिबदारी वजाहत से सामने आई थी। आपसे इस्तदा की पिटिशनर ने कि कुछ चंद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इलेक्शन करवा दीजिए, यहाँ पर बदअमनी शायद हुई है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्यों ना अपने आईनी इस्तेकाक को इस्तेमाल करते हुए पूरे हल्के के अंदर रीपोल करा दिया जाए। तो आपने उस वक्त जो जानिबदारी दिखाई NA 237 के अंदर, जमील आप भी जी बड़े जर्नलिस्ट हैं, सारा दिन आपने देखा होगा कि ठप्पे लगते मजहर भट्टी साहब थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने आकर टीवी पे बोला है, बताया। आपके अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान है, वीडियोस मंजर आम पर आई हैं ठप्पे लगने की। हमारे कराची के प्रेसिडेंट को मारा गया, इस वक्त वो अलील हैं, अस्पताल के अंदर हैं, बिलाल गफ्फार साहब को, जिसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। और हर जगह ये आया था कि सिंध की पुलिस पीपल्स पार्टी की आलाकार बनकर इलेक्शन के ऊपर काबिज हो रहे, लेकिन एक आईनी इदारे का सरबराह है जो खामोश रहा। इसकी इस्तदा हमने सिंध हाई कोर्ट में की, और इंशाल्लाह मैं खुद पिटिशन ड्राफ्ट कर रही हूँ, और हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जानिबदार इलेक्शन कमीशन सही, लेकिन अपने आईनी इस्तेकाक को इस्तेमाल करके इस्तदा करेंगे कि आप इसमें रीपोल करें और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की आवाम को मौका देंगे। मलिका, जिस तरह आप बोलती है, मेरा दिल कर रहा है कि आपको 2 घंटे इसी तरह बोलते रहने देना चाहिए, यानी मतलब बड़ा ग्रूम कर लिया है वक्त के साथ साथ आपने। अभी जिस तरह आप बैरिस्टर भी हैं, और गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई
नैब कवानीन के हवाले से ऑर्डिनेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच था, उसमें रिकॉर्ड सिक्योर करने का कहा गया और हुक्म जारी किया गया कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये कितने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, कितना इंपॉर्टेंट हुक्म है, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस सारे मामले के अंदर से फ़ायदा उठाकर अपने रेफरेंसेस वापस करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही निशानदेही की जमील आपने। देखें, इस वक्त NRO 2 के अमल के मुकम्मल होने में, अवामी नुमाइंदों के पैसे के चोरी के अमल को तहफ़्फ़ुज़ मिलने में, अवामी नुमाइंदों के एहतसाब के अमल को मुकम्मल होने के अंदर 2 दीवारें हैं। एक दीवार तो पाकिस्तान का रहबर मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म इमरान खान है, जो कहता है कि अवामी नुमाइंदों का एहतसाब जमहूरियत में लाजिम है, जिसने नैब तरामीम के खिलाफ इलेक्शन आला अदालत में पिटिशन फाइल की है। पिटिशनर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है। और दूसरे पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस हैं, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं और पाकिस्तान की सारी अवाम की नज़रें पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस की तरफ हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की नज़रों के सामने नैब तरामीम के इस्तेमाल से बड़े बड़े करप्शन के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि इस केस के फैसले के होने तक ये रिकॉर्ड सिक्योर हो जाए, ताकि अगर अपने वक्त पे कोई इसको जाया ना कर दे, जो कि होता रहा है, जो कि तसलसल से पाकिस्तान के निज़ाम किस तरह लगती है, आतिशज़दगी का वाकया हुआ, फाइलें जल गई। बिल्कुल, फाइलें जलती हैं, रिकॉर्ड चोरी होता है, बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। सारे जो पैलेस है ज़रदारी साहब का, उसके रिकॉर्ड्स के साथ क्या हुआ लंदन के हाई कमीशन में, तो आला अदालत के चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया और इसको फौरी सिक्योर होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं कि इस वक्त जो, और मेरे दिल का जो इस वक्त हाल है, मैं पाकिस्तान की आम मुहिब वतन शहरी हूँ, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करती हूँ। निज़ाम अदल की कमज़ोरी से जितनी मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान के हर आम शहरी को हो रही है। कल एक फ़ैसला आया जिससे पाकिस्तान की आवाम का दिल दहल गया। एक बच्चे का सफाक कत्ल होता है। जी, I heard that story. उसके बाद एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा जो है, और पैसे दे के सारे मामलात को सेटल कर लेता है। वो पैसे के जोर पे पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इस्तेमाल करके अपने आप को इस केस से फारिग कराता है। नाज़िम जोखियो का कत्ल होता है, उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, खून बहा दिया जाता है। गरीब क्या करेगा? गरीब तो फिर यही कहेगा यार खुद कुछ सकते नहीं है। एक बात तो साफ हो गई कि साहिब इक्तदार के करप्शन के केसेस खत्म हो गए, नाज़िम जोखियो को इंसाफ नहीं मिला, शारफ जतोई जो है वो बाइज्जत बरी हो गए, मरियम नवाज भी बाइज्जत बरी हो गई। तो पाकिस्तान का आम आदमी रहा मुजरिम और रुस्वा हुआ पाकिस्तान का आम आदमी। की इज्जत तार हो रही है, उन्हें बरना किया जा रहा है सियासतदानों की। आजम स्वाति बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं दोबारा उस पेशी पे जा नहीं सकी। जो मैंने देख लिया अपने वालिद जैसे कॉलीग आजम स्वाति के साथ जो हुआ है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कि अवामी नुमाइंदे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जिसका आइन जो है वो सुप्रीम है, जो उनकी फंडामेंटल बुनियादी इंसानी हकूक, उनके जो वक़ार है उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, उस आइन के लागू होते हुए अवामी नुमाइंदे के कपड़े उतारे गए, अवामी नुमाइंदे के ऊपर टॉर्चर किया गया। अनएक्सेप्टेबल है, उसकी कोई भी वजाहत दें वो काबिल कबूल नहीं। अगर आजम स्वाति ने कुछ गलत कहा था तो आजम स्वाति के ऊपर पाकिस्तान के कानून के आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, आपकी तस्दील हुई, दीगर हमारे एंकर्स हैं उनको उठाया गया, तस्दील हुई। शहबाज गिल के साथ जो हो गया, इस निज़ाम अदल के ऊपर रोना आता है मुझे। मैं साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ हूँ। अफसोस होता है कि पाकिस्तान का इस वक्त का निज़ाम, आए तो कानून साजी करें ना। अब आप ताकत से आए तो कानून साजी के साथ साथ कानून को एनफोर्स करवाने के लिए भी काम करें। मैं आपको बताऊं, सारे कानून लागू हैं, सारे कानून मौजूद हैं। लाख कानूनियत फैलाई जा रही है क्योंकि हुक्मरान वक्त जो हैं वो सिर्फ अपने इनफरादी जो तरजीहात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बड़े आइन और कानून की बालादस्ती के नारे लगाते थे। अब समझ नहीं आता कि अवामी नुमाइंदे और जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको बरहना करके तशद्दुद होता है। कहाँ गया इनका इंसाफ का निज़ाम? कहाँ गए इनके जमहूरी दावे? कहाँ गई इनकी आइन और कानून की बालादस्ती? बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे बताएं कि कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ये इंतकाम आपने पाकिस्तान की आवाम से इक़्तिदार में आकर लिया है, जो शाहरुख जतोई के साथ हो गया, जो आपके साथ हो गया। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि
फौरी इलेक्शंस करवाएं ताकि हमें कोई इस निज़ाम को बेहतर करने का मौका मिले। वो अवामी नुमाइंदे बरसर इक़्तिदार आएँ जिससे पाकिस्तान की आवाम पूछे कि हाँ ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, बताओ कैसे हुई है। वेरी राइट। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीजन पॉलिटिशियन, मैडम आप स्टूडियो तशरीफ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब और शुएब शाहीन साहब, दोनों बड़े एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो लीगल बैटलफील्ड है वो किस तरफ सारे सिनेरियो को लेकर जाएगी। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शुएब शाहीन साहब को स्टूडियोज़ में वेलकम कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में जनाब कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और आपसे भी डिस्कशन होगी। सबसे पहले शुएब साहब, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हुई है, ख़ुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, ख़ास तौर पर जो तरामीम थी जिससे 150 से ज़ायद शख्सियात को फ़ायदा हुआ, उसके ऊपर गए हुए हैं और वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त हुक्म जारी हुआ है। कुछ अगर डिटेल्स हैं तो शेयर करें हमारे साथ, और कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखें, काफ़ी अरसे से ये पिटिशन पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको चैलेंज कर रखा है। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ये पेंडिंग है और हमारे वकील हामिद खान साहब हैं सर। और चूँकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले चल गया और पहले प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं, तो नेचुरली वी आर आल्सो वेटिंग, बट प्रोसीडिंग्स वहाँ भी पेंडिंग है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, ये तो आपके सामने आ चुका, बहुत सारी तफसीलात भी आपके सामने प्रेस ने भी दे दी हैं। ये मैटर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें, करप्शन को इन हालात में, फिर जब करप्शन हमारा सबसे बड़ा एक मसला बन गया है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर डिक्लेयर किया हुआ है, वो कैंसर अब ये पोजीशन ले चुका है कि सारा पैसा वो कैंसर हजम करके या मुल्क से बाहर ले गए हैं या मुल्क के अंदर खा गए हैं। अब इन सख्त क़वानीन के होते हुए भी ना किसी ब्यूरोक्रेट को प्रॉपर सज़ा मिली, ना किसी फौजी जर्नैल को सज़ा मिली, ना ही प्रॉपर, मैं एक बात कर रहा हूँ, ना किसी सियासतदान को सज़ा मिली। कहते हैं जी साबित करें। इस सब कुछ के बावजूद भी अगर इतनी करप्शन है, तो जब ये नैब लॉ जो अमेंडमेंट इन्होंने की है, जो कि पर्सन स्पेसिफिक है, एक एक बंदे का केस सामने रख के इन्होंने लॉज को अमेंड किया है। अब ये जो कल वाला ऑर्डर था, आपको याद होगा कि जो ही आए इन्होंने पहले 3 काम किए। सबसे पहले अपने आप को ECL के नाम से अपने आप को निकाला, नैब लॉ को अमेंड कर दिए और प्रोसिक्यूटर्स बदल दिए और तमाम तफ्तीशी अफसरान को बदल दिए। नैब लॉ को चैलेंज हो गया, हमने भी कर दिया, PTI ने कर दिया, इमरान खान साहब ने, वो उस चल पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, बेंच 1 उसको सुन रहा है। सुमोटो कोर्ट ने नोटिस लिया इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ सम अदर जजेस, और उस पे उन्होंने फिर ECL में जो इन्होंने अपने नाम निकाले, रूल्स एकदम बदल दिए, सारा कुछ किया, उस पर कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी और साथ ये भी डायरेक्शन दी कि जो आपने तफ्तीशी अफसरान बदल दिए हैं, जो आपने प्रोसिक्यूटर्स बदल दिए हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, वो भी वापस करें। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ा कंसर्न है और उस कंसर्न के ऊपर ये जो कल वाला ऑर्डर आया है, क्योंकि वरना तो आप, इसका मतलब है कि जो करप्शन हुई है वो लेजिटिमेट करा दी। साल की मेहनत है तफ्तीशी अफसरान की, नैब की, और उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जो उसका रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है, जो एविडेंस कलेक्ट की गई है, तो इसका मतलब है अगर उसको रद्दी की टोकरी में डाल देना है आपने, तो फिर देन देयर इज एंड कि आपने फिर करप्शन को, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि करप्ट लोगों को रोक सकेंगे। और फिर वो भी मेगा करप्शन केसेस में, क्योंकि नैब में तो केस ही वो जाते हैं जो मेगा करप्शन के केसेस हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट को ये भी उनके नॉलेज में है। देखिए, उन्होंने जुडिशल नोटिस लिया है कि ये सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज भी कर दें, क्योंकि कल को ये ज़ाया ना हो, फाइलें ना जला दी जाएं। जरदारी साहब के खिलाफ जो पिछला NRO हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब NRO को ख़त्म किया और कहा कि सारे केस रेस्टोर कर दो, उस केस में एक्विटल उनकी इस बात पे हुई थी कि वो सारा रिकॉर्ड ज़ाय हो गया जी, किसी ने ज़ाय कर दिया या कर दिया गया। लेकिन मैं एक बात और टीवी पे सुन रहा था कि पिटीशन फाइल हो गई है कि जरदारी साहब के खिलाफ जो अपीलें फाइल की गई थी नैब ने, वो सारी की सारी उन्होंने 3 या 4 जो भी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है कि जी अब यूजलेस है इन केसेस को चलाना, हमें वो अपीलें वापस करने की हमें इजाज़त दी जाए। अब इसका मतलब तो ये है कि इन लॉज का नाजायज़ फ़ायदा सारे बड़े सियासतदान, करप्ट सियासतदानों को अगर होना है और इस तरीके से इनकी एक्विटल अगर होनी है, तो फिर तो इसका मतलब है कि मुल्क में कोई जमहूरी निज़ाम चल ही नहीं सकेगा। जमहूरियत की बुनियादी इक्विटी पे है, जमहूरियत की बुनियादी रूल ऑफ लॉ पे है, जमहूरियत की बुनियाद ही एक अच्छे, साफ़ सुथरे,
शफाफ मुआशरे के निज़ाम के क़याम पे है। ऐसा ही। तो अगर ये करप्ट सिस्टम ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है और करप्शन इस तरीके से फैलती है, जो छोटा चोर है वो तो फिर यही सोचेगा ना जी फिर मैं बड़ी चोरी करूं ताकि मैं भी पैसे लगा के या मैं भी उस अपने आप को उस दायरे में ला के और अपने आप को इकट्ठल करा लूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जानते बूझते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न शो किया है। हाँ, कंसर्न शो किया और इम्पोर्टेंट ऑर्डर किया है कि ताकि कल कल अगर फाइल गुम भी हो जाए तो वो जो डिजिटल रिकॉर्ड होगा दैट विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी ऑफ द इंडिविजुअल, खा वो पॉलिटिशियन है या कोई प्रोक्रेट है या कोई भी इंडिविजुअल है, क्योंकि इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद था कि कोई भी रिकॉर्ड गुम हो जाए ताकि जो भी फैसला आएगा, और ये माजी में होता रहा। कंवर दिलशाद साहब को शामिल करते हैं। कंवर साहब, ये क्या फंडा है, मेरी तो समझ से बाहर है कि ज़मीनी इंतखाबात हो जाते हैं लेकिन बल्दियाती इंतखाबात कराची में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, बहरहाल हम एहतराम करते हैं। आपको क्या लगता है क्या रीज़न बनी है इसकी? मैं 1, 2, 5 सेकंड दूंगा जी। अभी हमारे दोस्त हैं शाहीन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है सर। वो सुप्रीम कोर्ट के ज़हर है, उन्होंने बड़े उनके हक में बड़ी बातें की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान को अपना लफ्ज़ याद आ गया कैंसर का। ये कैंसर का लफ्ज़ होता है वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली आइन साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 में इस्तेमाल किया था अपनी तकरीर में कि जो पाकिस्तान तो बन गया है लेकिन करप्शन का कैंसर जो है वो फैला हुआ है। ये तो 1947 से ये फैले हुए कैंसर। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दे दिए, हमने प्रोग्राम कर लिया, शाहीन साहब ने भी पूरी तर्जमानी कर ली, लेकिन कोई असर नहीं होना। अभी देखें शाह ज़ैब का उन्होंने फैसला सुना दिया और अटार्नी जनरल पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं। अटार्नी जनरल साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, मुझे सुना ही नहीं गया। तो इमरान खान साहब मुसलसल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोटे मुलज़िम को तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं और बड़ों को छोड़ देते हैं। ये इमरान खान का बयानिया बड़ा साफ सुथरा बयानिया है जी जी। लेकिन बहरहाल लेकिन उनकी ये डिमांड भी बड़ी साफ सुथरी है कि जब कराने ही है इंतखाबात तो सब जगह कराए ना, इस तरफ आए ना सर, बल्दियाती इंतखाबात की तरफ इस तरफ आ रहा हूँ। ये दरअसल बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट की बदनीति और उन्होंने गुमराह कौन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाई अपने चीफ सेक्रेटरी के जरिए। सेंसिटिव डिपार्टमेंट जो है उनकी खास मखसूस स्पेशल ब्रांच, इनके जरिए जो है उन्होंने रिपोर्ट भिजवाई कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। भाई मसला कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का है? सैलाब जदगान का मसला तो कराची की सिंध गवर्नमेंट ने किया ही कुछ नहीं। एक पुलिस का सिपाही कहीं नजर नहीं आया कि कहीं सैलाब जदगान के इलाके में गया हो। ये सारा उन्होंने बहानाबाजी की है। तो मुझे भी इस पर, अब मैं हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की डिफेंड करता रहा हूँ, जो हमारा डिपार्टमेंट रहा, मैं 7-8 साल सेक्रेटरी रहा, लेकिन मसला ये है कि मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सिर्फ गवर्नमेंट की बात को कैसे मान लिया, किस तरह कर लिया, जबकि आर्टिकल 220 के तहत उनको मुकम्मल इख्तियारात हैं। उनको सिर्फ गवर्नमेंट की जो तजवीज़ आई थी, प्रपोजल आई थी, उनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। कहते जी आप हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी। आप देखें इधर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध और इसी तरह उनके स्पेशल ब्रांच के डीजी तमाम की रिपोर्ट के मद्देनजर रखते हुए फैसला कर दिया और उन्होंने हम सेक्रेटरी इंटीरियर गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस्तेमाल किया को गुमराह। और इसके कंवर साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक चाहूंगा, ब्रेक के बाद इधर से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मैं अपने मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। कितनी ईद किस्म की कानूनी जंग चल रही है और खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? देखिए खान साहब के लिए मुश्किलात तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उन्होंने इनको आउस्ट किया और अगले ही दिन से पर्चे, मुकदमे, FIR, तोशाखाना, फ़ॉरेन फंडिंग केस और इस तरह के बेशुमार दहशतगर्दी के मुकदमात, बहुत सारे मुकदमा शुरू हुए। अब 26 FIR कट चुकी हैं अब तक FIA की FIR समेत सर। अब इन 26 FIR में ज़ाहिर है इमरान खान साहब अदालतों में गए हैं, उन्होंने ज़मानतें भी कराई हैं, उन्होंने अपने आप को पेश भी किया है, कोर्ट प्रोसीडिंग में भी शामिल हुए हैं, अदालती कानूनी चाराजोई भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन नहीं सकी। देखिए पिछले 3.5 साल, 4 साल ये कहते रहे और पिछले 6 महीने से ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने चोरी की है, जी उन्होंने करप्शन की है, उनकी पार्टी ने करप्शन की है। भाई कोई स्ट्रॉन्ग एक तो मुकदमा बना के लाओ जो पता चले। तोशाखाना लाए हैं कि जी इसने टैक्स वालों को तो बता दिया, हमारे पास जी 1 साल का देर से बताया जी डिक्लेरेशन में, ये है टोटल रेफरेंस। आगे लेकर आए हैं प्रोहिबिटेड फंडिंग में कि जी ये जो साहब ने दिया है इसका नाम ऐसा है
इसने अपने पर्सनल अकाउंट से देने की बजाय कंपनी के अकाउंट से पैसे दे दिए, ये टोटल इल्ज़ाम है। तीसरे केस में आ जाएं कि ये इसने 188 की खिलाफ वर्जी की है जी, 144 की खिलाफ वर्जी की है, पाबंदी थी कि जी 4 से ज़्यादा बंदे नहीं निकल सकते, इसने जुलूस निकाल लिया। मतलब टोटल अगर हम इनकी क्रक्स निकालें तो ये टोटल प्रोसीडिंग्स हैं। और जहाँ तक बाकी चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के लिए ये कोई इशू है, कोई मुश्किल वक्त नहीं है, कोई मुश्किल वक्त नहीं है। मुश्किल वक्त उन्होंने देख लिया है, वो पब्लिक में चला गया, पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्ड किया। अब कोई भी इस रिस्पांस का कोई इम्पैक्ट भी होगा? बिल्कुल, गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत को लेजिटिमेसी किसी न किसी अथॉरिटी ने दी है। वोटों के जरिए, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, लोटाक्रेसी के जरिए वो इलेक्शन नो कॉन्फिडेंस जीत गए हैं। लेकिन जो ट्रू लेजिटिमेसी होती है, जो अखलाकी आपका एक कद काट होता है, जो आपका वजन होता है, हम खुद बाहर में कई इलेक्शन लड़े हैं, हम बाहर में लड़ते हैं, हमारा एक वोट का फ़र्क होता है तो हम खुशी से कबूल करते हैं, हाँ भाई हम हार गए, हम आप जीत गए हो। तो दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। आज आपके सामने तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम तर मशीनरी, न्यूट्रल्स के साथ होते, एस्टैब्लिशमेंट साथ है, सब कुछ करते हुए आपने 20 में से 15 सीटें जीती हैं ना। आखिरी वाली 16वीं सीट भी इनको हरवाई गई 49 वोट से, वरना पिंडी वाली जीते हुए थे वो जी। चले मान लेते हैं 15 सीटें जीत गए, 75% 80% रिजल्ट आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने 8 सीटों में से 2 पीपल्स पार्टी ने जिस तरह जीती हैं, एक की मैं बात करूंगा, वो जो मलीर वाली, वो इतनी वीडियोस आई हुई हैं जो पुलिस वाले ठप्पे लगा रहे हैं, कोई कौन ठप्पे लगा रहा है, और जिस तरह बदतमीजी, तूफान है बदतमीजी खड़ा किया उन्होंने। वो दूसरी वाली सीट पे मैं बात नहीं करता, उसमें चूँकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कुछ पीटीआई के अपने लोगों का, प्रॉबेबली वो। लेकिन इमरान खान को प्रैक्टिकली 7 के 7 सीटें वो जीता है। चलो हम कहते हैं 7 में से वो 6 सीटें जीत गया, या 8 में से 6 जीत गया, भाई 80% तो हो गया ना, 85% हो गया, ऐसा ही है। तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं, 3/4 मेजॉरिटी है। पब्लिक इस वक्त क्या कह रही है? इमरान खान ने असम्बली में तो नहीं बैठना था, अपनी सीट तो उसके पास मौजूद है, ये 6 या 7 सीटें किधर करनी थी? ये एक नारा लेकर गए थे कि भाई मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मैंने इलेक्शन की तारीख लेनी है। तो अब बात यह है कि लोगों के सामने जाना नहीं है ना, उन्होंने डिसाइडेड है, इट वाज ए काइंड ऑफ रेफरेंडम, लोगों लोगों ने दे दिया। देखें, एमन वली ने थ्रेट किया था कि मैं गवर्नमेंट से निकल जाऊंगा अगर ये इलेक्शन ना हुए। बलोर साहब की जो सीट थी, ये कहा जा रहा था कि वो बड़ा जीतेंगे जी, बड़ी लीड से। मौलाना फजल रहमान की पार्टी का जो बंदा था, उसमें पहले 1500 वोटों का फर्क था, अब हजारों में चला गया। इसी तरह आप MQM को देख लो, जिस दिन वो पीपल्स पार्टी के साथ मिले हैं, मैंने पहले दिन कहा था कई दोस्तों को, मैंने कहा इनको वोट मिलता है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। जिस दिन ये कराची में पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इनकी सियासत इसलिए भी खत्म हो जाएगी कि इनने अपना नैरेटिव खत्म कर दिया। जिनको आप कहते थे कि वो सारा पैसा खा गए हैं, कराची का पैसा वो खा गए और कराची को पैसा नहीं लगाया, तो आप उन्हीं के पार्टनर बन गए। जब आपने पार्टनरशिप ले ली और उसके बाद फिर आपके ऊपर लोग कैसे ट्रस्ट करें? बिल्कुल। तो कराची से MQM बिल्कुल फारे हो गई है। देखें, इमरान खान और मीडिया ने तो खुल के कहा था, भाई तुम जो बड़े लीडर हो, 15 बड़े लीडर हो या 14 लीडर हो या 4 हो या 8 हो, एक सीट पे इमरान खान के मुकाबले में खड़े हो जाओ। वो आपके सामने नतायज है, नतायज फैसलाबाद में क्या हुआ हमने अपनी आंखों से देख लिया है। कमर दिलशाद साहब, इंतहाई माजरत के साथ सर, आप एक तो कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हुई थी, दूसरा जो मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला पूछा था उसके ऊपर कमेंट प्लीज। नहीं, मैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के बारे में कह रहा था जी, कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को इनकी सिंध गवर्नमेंट की तजवीज़ को या उनकी ख्वाहिश को या उनके मुतालबात को नहीं कर सकते एक आईनी इदारे के सामने। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने उसको अपने ज़ाहिर तौर पर उसको मुस्तरद कर देना चाहिए था इलेक्शन पाकिस्तान को। ये मेरे अपने ख्यालात हैं और मैं इसी बारे में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात 23 अक्टूबर को हो जाने चाहिए थे। ये बहानाबाजी थी, ये जाली रिपोर्टें थी और इलेक्शन पाकिस्तान को उन्होंने गुमराह कुन रिपोर्टें भेजाई। ये तो मेरा पॉइंट जो आता है। बाकी शोएब साहब ने मुझे बात की है, फारिग फटी बात ना करें। फारिग फटी के बारे में मैं कल आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं बताता हूँ कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और वो आपकी बात को बता दे। बिल्कुल ठीक है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया है PTI ने, आपको लगता है इसमें से कुछ निकलेगा सर? नहीं, ये पहली स्टेज पे मेरा अपनी जाती राय है, नाक़िस राय है मेरी। मैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जुडिशल मामलात में हमारी दखल देना हमारे बनता नहीं है।
लेकिन मेरी जाती हैसियत ये है, जाती तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पहले स्टेज पर ये खारिज हो जाएगी। जिसने भी ये ड्राफ्टिंग की है वो इमरान खान का दोस्त नहीं है। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ ली है, देख ली है, वो सारे इररिलेवेंट बातें लिखी है उन्होंने। उसमें इलेक्शन फिर पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने जब तक वो इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवा देता तो इलेक्शन कमीशन कैसे डी नोटिफाई कर सकता है? उनको तो कानून में है कि स्पीकर कौमी असम्बली जब किसी को डी नोटिफाई करने हुक्म जारी करता है कि आप इनको डी नोटिफाई कर दें तो वो डी नोटिफाई कर देता है। अब ये कहना कि 123 कौमी असम्बली के मेंबरान को इलेक्शन कमिश्नर ने डी नोटिफाई नहीं किया, उनके पास तो केस ही नहीं आया। और जहाँ तक वो कासिम सूरी साहब ने जो भिजवाया था वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने इलेक्शन भिजवाया ही नहीं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, उनके पास तो गया ही केस नहीं है। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कासिम सूरी साहब का ये इख्तियार ही नहीं था कि वो 123 आदमियों को दस्तखत करके भिजवा दे, उनके पास इख्तियार ही नहीं था, वो गैर कानूनी ठहरा नहीं था। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास तो ये नई बातें नहीं थी। और बहुत सी बातें जो लिखी हैं वो इलेक्शन के पास जवाब देगा, लेकिन मुझे पढ़ के बड़ा सुबह सुबह का ड्राफ्टिंग इंतहाई कमजोर ड्राफ्टिंग है। आपको लगता है कि ड्राफ्टिंग इंतहाई कमजोर ड्राफ्टिंग है? दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, सर आप स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।